आखिर चलते शो में जब एक आरजे को भूत का कॉल आया तो पहले तो उस आरजे को भी विश्वास नहीं हुआ कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक भूत है। पर आगे कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद उस आरजे को भी एहसास हो गया कि वो फ़ोन कॉल किसी आम इंसान का नहीं बल्कि एक भूत का था। आखिर क्या कहा भूत ने आरजे से उस फ़ोन कॉल पे और क्या हुआ उस आरजे के साथ उस भूत की कहानी सुनने के बाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये दिल दहला देने वाली कहानी। मेरी जुबानी, मैं हूँ वीर और आप देख रहे हैं अचरज टीवी। दोस्तों, एक घटना उन दिनों की है जब सुरेश दा एक रेडियो स्टेशन पर रेडियो जॉकी हुआ करते थे, यानी आरजे। वो हर रात एक शो किया करते थे जिसमें लोगों से उनकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड सवाल करते थे। तो उनका थीम जो होता था ना, अलग अलग होता था, कभी कुछ। और ऐसे ही एक रात उन्होंने थीम रखी थी आप बीती हॉरर शो। मतलब कि सुरेश दा लोगों से ये पूछ रहे थे कि क्या आपने भी कभी भूत देखा है? अगर हाँ तो अपनी भूत से जुड़ी कहानी हमारे साथ शेयर करें और जिसकी कहानी सबसे अच्छी होगी उसे मिलेगा एक इनाम। रात के 11 बजते ही सुरेश दा का शो ऑन एयर हुआ। जो सबसे पहला कॉल आया वो एक सरदार जी का था जिनका नाम मंजीत था। मंजीत ने बताया कि वो कानपुर के हाईवे पे चल रहे थे। तभी अचानक उनके ट्रक के सामने एक परछाई नजर आई। वो परछाई उनके ट्रक के सामने से इतनी स्पीड में निकली कि मंजीत जी का बैलेंस बिगड़ गया और देखते ही देखते मंजीत जी अपने ट्रक के साथ पलट गए। चूंकि ट्रक ओवरलोडेड था तो ये भी एक कारण था कि उनका ट्रक आसानी से पलट गया और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गए। उस दुर्घटना में मंजीत जी की जान तो बच गई पर उनका काफ़ी नुकसान हुआ, यहाँ तक कि उनका अपना ट्रक भी बर्बाद हो गया। आज की डेट में मंजीत जी कार चलाते हैं, वो भी किराए की। मंजीत जी की कहानी सुनने के बाद सुरेश दा ने कहा कि सर, आपकी कहानी तो सच में बहुत ही खतरनाक थी और अगर आपकी कहानी सबसे अच्छी रही तो हम आपको कल सुबह कॉल करेंगे प्राइस के लिए। सुरेश दा ने ये बोलकर कॉल काट दिया और अगला कॉल आ गया। अगले कॉल में भी भूत की बातें हुई। ज़्यादातर जो कॉल आ रही थी वो उनमें से मैक्सिमम लोग यही कह रहे थे कि हमने चुड़ैल देखा है जिसके पाँव उल्टे हैं, हमने काली साड़ी वाली देखी है, सफ़ेद साड़ी वाली देखी है। तो कुल मिला के मिलता जुलता ही सबका ब्यौरा था भूत के रिगार्डिंग, या कह सकते हैं कि शायद वो मनगढ़ंत कहानी बना रहे थे, तभी उनकी सबकी कहानी मिलती जुलती प्रतीत हो रही थी। सुरेश दा कहानी सुनते रहे, एक के बाद एक कहानियाँ, मगर कोई भी कहानी ऐसी नहीं थी जिसे सुरेश दा को लगता कि हाँ इस कहानी में वो दम है, सिवाय उस पहली कहानी के जो मंजीत जी ने सुनाया। अब टाइम बीतता गया और जब सुरेश दा को लगा कि अब शो का एंड कर देना चाहिए तभी उनको एक लास्ट कॉल आया। सुरेश दा ने वो कॉल लिया। इस बार जो आवाज़ थी वो काफ़ी भारी थी और उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो जो भी इंसान है वो काफ़ी खुले में है, या कहें कि ऐसी जगह पे है जहां आवाज़ गूंज रही है। उस आवाज़ को सुनते ही सुरेश दा को थोड़ा तो कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि वो स्टूडियो में थे तो डरने वाली तो बात थी ही नहीं और वो ये भी जानते थे कि ज़्यादातर लोग झूठ ही बोलते हैं और भूत जैसा चीज़ कुछ होता नहीं है। और यही सोचकर सुरेश दा ने कहानी सुनना शुरू किया। फिर जो उस आदमी ने बताया कि 7 साल पहले जब कसड़ी गढ़ में एक परिवार को एक मकान बड़े ही सस्ते दाम पर मिल गया तो उन्होंने फटाफट उस मकान को खरीद कर अपना बना लिया। उस परिवार में 3 लोग थे, मियाँ बीवी और उसका एक बच्चा। ये तीनों ही काफ़ी खुश थे उस मकान को पाकर, पर साथ ही उनको एक बात का अंदेशा था कि वहाँ आसपास काफ़ी अंधेरा रहता है, खासकर रात में। वहाँ के हालांकि और भी कई मकान थे मगर उन मकानों में कोई रहता नहीं था, वो वीरान से पड़े हुए थे। जब वो मकान खरीद रहे थे तब उन्हें बताया गया था कि ये जो आपके पड़ोसी हैं ये बाहर गए हुए हैं, लेकिन मकान खरीदने के बाद मालूम चला कि वो तो कभी आते ही नहीं, सालों से उनका पड़ोस वीरान ही है। ऐसे में कठिनाइयाँ बढ़ गईं। हालांकि वो अभी भी घर छोड़ने को तैयार नहीं थे, क्योंकि अभी तक कुछ ऐसा घटा नहीं था जिसके चलते वो घर छोड़ देते। दिन बीतते रहे और धीरे धीरे उनको उस अकेलेपन की आदत हो गई। इसी बीच घर की मालकिन को रात में एक औरत दिखाई देती। वो अक्सर उनके घर की तरफ देखती और साथ में उस औरत के एक बच्चा भी होता। वो दोनों ही उस घर के सामने खड़े नजर आते। जब भी वो घर की मालकिन उन दोनों से बात करने की कोशिश करते तो वो एकदम से आंखों से ओझल हो जाते। ये बात काफ़ी हद तक मालकिन को परेशान कर रही थी। और फिर जब घर की मालकिन ने अपने पति से कहा, देखो जी, मैंने 2 लोगों को देखा है, एक औरत है और एक उसकी बच्ची है, जो कि घर के सामने नज़र आती है, हर रात नज़र आती है और वो हमको ही देखती है और जब मैं कुछ कहती हूँ तो एकदम से गायब हो जाती है। ये सुनने के बाद उसके पति ने साफ साफ कह दिया कि ये सब तुम्हारा मन का वहम है, क्योंकि अब तक कोई हमारा पड़ोसी नहीं है और तुमने बातें इतनी सुन ली है कि तुम्हारे ख्यालों में भी अब चीज़ें
दिखने लगी हैं। तो ये सब भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मगर उसकी बीवी जानती थी कि ये उसका कोई वहम नहीं है, ये सच में एक हकीकत है। घर की मालकिन को तो ये पता था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मगर घर का मालिक ये मानने को तैयार नहीं था। और कुछ समय और बीता, लेकिन उसमें एक और अजीब सी बात थी कि जब मकान खरीदा जा रहा था तो मकान बेचने वाले ने कहा था कि रात के 12 बजे के बाद जो मेन सड़क जो कॉलोनी के अंदर आती है उसे यूज़ ना करें, उसके पैरेलल ही एक और सड़क बनी है उसको यूज़ करें, उसको रहने दें, खासकर रात के वक्त 12 बजे के बाद बिल्कुल ना करें। ऐसे ही एक रात जब पूरा परिवार बाहर घूमने के लिए जा रहा था तो बाय चांस उन लोगों ने वही रास्ता ले लिया जिस रास्ते के लिए मकान विक्रेता ने मना किया था। और जब वो परिवार अपनी गाड़ी के साथ उस रास्ते पे पहुंचा तो अचानक ही उन्हें रास्ते के बीचों बीच वही औरत और उसका बच्चा नज़र आया जो उस घर की मालकिन को नज़र आता था। जैसे ही घर की मालकिन की नज़र उन दोनों पे पड़ी, वो चीख पड़ी और वो बोली, अरे रुको रुको, देखो ये वही है जो मैं कह रही थी ना, तुम तो कहते रहते हो कि मन का वहम है, वहम नहीं है, यही दोनों नजर आते हैं। पर जब उसके पति ने सामने देखा तो कुछ नहीं था, सब कुछ वैसे ही का वैसे ही सन्नाटे से भरा हुआ, कुछ भी ऐसा नहीं था जो जैसा उसकी बीवी बता रही थी। वो उसने अपनी बीवी से हंसते हुए बोला, क्या तुम पागल हो रही हो, तुम सपने आ रहे हैं वो भी खुले आंखों से, हैं ये कोई बात हुई, खामा कहीं ठोक देता मैं, घबरा दिया तुमने तो मुझे, चलो अब चुप रहो, मुझे चलाने दो। ये बोलकर उसका पति कार ड्राइव करने लगा। आगे कुछ दूर आया ही था कि तभी अचानक उसकी कार से किसी की टक्कर हुई। वो टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी हवा में पलट गई, मानो वो किसी बड़ी चीज़ से टकराई हो, वो भी फुल रफ्तार में, जबकि गाड़ी इतनी रफ्तार में नहीं थी। गाड़ी के पलटते ही तीनों की मौत हो गई। ये बोलकर वो कॉलर चुप हो गया और वहीं सुरेश दा ये सोचने लगे कि ये कैसे हो सकता है। सुरेश दा कुछ सोचने के बाद अपने उस कॉलर से बोले, अरे भाई अगर वो तीनों मर गए तो तुम्हें इस कहानी किसने बताई। तो इस पर वो आदमी एक गंभीर सी आवाज में बोला, वो मरने वाला परिवार मेरा ही था और उस वक्त मैं ही कार ड्राइव कर रहा था। ये सुनते ही सुरेश दा के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि ये मजाक भी हो सकता था, मगर उसकी आवाज में कुछ तो ऐसा था जो सच के करीब था, जिसे समझा नहीं जा सकता था, सिर्फ उसका एहसास हो रहा था। सुरेश दा के रोंगटे खड़े हो गए थे, उनके पांव थरथरा रहे थे, पर वो अपना शो चालू रखते हैं और आगे सवाल करते हैं, भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, भला आप मर के भी कैसे बात कर सकते हैं। उस आदमी ने कहा, क्या तुम्हें मेरा कॉलर आईडी दिख रहा है। इस पर जब सुरेश दा ने अपनी स्क्रीन की तरफ देखा तो सच में वहाँ कोई कॉलर आईडी नहीं था, पूरा ब्लैंक था, मानो कोई कॉल ही नहीं आई हो। फिर भी बात हो रही थी, ऑन एयर था। अभी सुरेश दा स्क्रीन को ही देख रहे थे कि तभी उस आदमी ने कहा, अभी ये शो ऑन एयर है पर मेरी आवाज़ सिर्फ तुम सुन पा रहे हो, बाकी लोग नहीं सुन पा रहे। यकीन नहीं आता तो अपने श्रोता से पूछ लेना, आपको पता चल जाएगा। इतना बोलकर फ़ोन कट हो गया। फ़ोन कट होने के साथ साथ सुरेश दा का उस रात का शो भी खत्म हो गया। शो तो खत्म हो गया था पर सुरेश दा की बेचैनी बढ़ी हुई थी। अभी भी दिल में एक अजीब सी धड़कन थी जो उनको शांत नहीं होने दे रही थी। उन्होंने उस रात रेडियो स्टेशन में ही बिताया। सुबह होते ही घर आ गए और उसी फ़ोन कॉल के बारे में सोचने लगे। आखिर उस कॉलर ने क्यों कहा कि वो मरने वाला इंसान वही है और वही अपनी आपीती सुना रहा है। इसी भी सुरेश दा को ख्याल आया कि उसने जो कसेड़ी गढ़ का जिक्र किया था, क्या वो सच में ऐसी जगह है। तो फिर जब सुरेश दा ने कसेड़ी गढ़ सर्च किया तो सच में एक ऐसी जगह थी और उसके बाद सुरेश दा निकल पड़े उस जगह पे। जैसे ही उन्हें मालूम चला कि सच में कसेड़ी गढ़ एक जगह है तो वो निकल पड़े कसेड़ी गढ़ के लिए। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ की कॉलोनी जब उन्होंने देखी तो वो कॉलोनी काफ़ी हद तक वैसी थी जैसा उस कॉलर ने बताया था। वहाँ पे 2 सड़कें थीं, एक दो पैरेलल सड़कें थी, एक वीरान पड़ी हुई थी और एक पे आवाजाही थी। वहीं एक कॉलोनी थी जहाँ पे पूरा एक एरिया जो था पूरा वीरान पड़ा हुआ था। मकान आलीशान थे मगर वहाँ कोई रहता नहीं था। जब सुरेश दा ने वहाँ के आसपास के लोगों से पूछा कि भाई साहब ये कॉलोनी जो लेफ्ट हैंड में है ये इतनी वीरान क्यों है, उस स्थानीय आदमी ने बताया कि यहाँ बहुत से हादसे हो चुके हैं। अभी जो हाल फिलहाल का हादसा है उसमें एक परिवार मारा गया जिसमें एक मियाँ बीवी और एक बच्चा था। वो कार एक्सीडेंट इतना ज़बरदस्त था मानो कि वो कार किसी बड़ी चीज़ से टकराया हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो एक नॉर्मल सा सड़क है जहाँ कोई बड़ी गाड़ी आती जाती भी नहीं। ये सुनने के बाद सुरेश दा को लगा कि बात तो सही है, वो कॉलर भी कुछ ऐसा ही बता रहा था। तो क्या वो कॉलर सच में एक भूत था
अभी सुरेश दा के जहन में ये चल ही रहा था, तभी उस आदमी ने कहा। इस पर उस स्थानीय आदमी ने बताया कि अगर आपको और जानना है तो बंगला नंबर 8 का एक नौकर है जो शुरुआत से यहाँ रहता था, लेकिन आज के डेट में वो कहीं और रहता है। वो आपको और डिटेल में ज़्यादा जानकारी दे सकता है, क्योंकि वही एक लौता शख्स है जिसे इस घटनाओं के बारे में शुरुआत से पता है। तो आप जाइए, मिलिए। इस पर सुरेश दा ने उस आदमी से उस नौकर का पता ले लिया और वो सीधा निकल गए उस नौकर से मिलने। जब सुरेश दा उस नौकर के घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वो आदमी काफ़ी वृद्ध है, काफ़ी उम्र हो चुकी है। और फिर जब बातों ही बातों में सुरेश दा ने उस कॉलोनी के बारे में पूछा तो उस आदमी की आंखें भर आई। उस नौकर ने बड़ी दबी जुबान में कहा कि ये सब शुरू ही नहीं होता अगर हमारे मालिक मरे नहीं होते। दरअसल तब की बात है जब मैं बंगला नंबर 8 का नौकर हुआ करता था। हमारे मालिक बहुत ही अमीर आदमी थे, उनकी हर जगह प्रॉपर्टी थी। इतनी सारी प्रॉपर्टी होने के बाद भी मालकिन उदासी रहती। उनकी बच्ची भी गुमसुम से रहने लगी थी, उन्होंने स्कूल जाना भी छोड़ दिया। उनकी ज़िंदगी में एक मायूसी ने डेरा डाल लिया था। हालांकि पैसों की कोई कमी नहीं थी, अभी भी उनके पास काफ़ी पैसे थे और आते ही रहते थे, मगर खुशियाँ लूट सी गई थी। अब उनका दिल नहीं करता था बाहर आने जाने का, वो दिन भर घर में ही रहती। इसी बीच एक आदमी ने दरवाजे पे दस्तक दी। वो आदमी मकान ढूंढ रहा था। मालकिन ने कहा कि चलो ठीक है, मकान दे देते हैं, कोई रहेगा तो शायद मन बहल जाएगा, बच्ची का भी मन बहल जाएगा। ये सोचकर उन्होंने उस आदमी को मकान दे दिया। मगर वो आदमी मकान लेने नहीं आया था, उसके इरादे कुछ और थे। उस आदमी ने धीरे धीरे मालकिन से मेलजोल बढ़ाया, उस बच्ची के साथ मेलजोल बढ़ाया और फिर एक वक्त आया जब मालकिन को उस आदमी से प्यार हो गया और फिर हो गई उनकी शादी। शादी के कुछ दिनों बाद ही अचानक ही मालकिन गायब हो गई और मालकिन के गायब होते ही वो बच्ची भी गायब हो गई। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ चले गए वो लोग। मालकिन और उनकी बेटी के गायब होने के बाद वो आदमी पूरे प्रॉपर्टी पे हक जमा के बैठ गया और उसके बाद मैंने भी वो घर छोड़ दिया। मेरे घर छोड़ने के बाद वो आदमी भी पागल सा हो गया। कुछ दिनों में ही वो सड़कों पर रातों को निकल जाता और चीखता चिल्लाता, मुझे छोड़ दो, मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वो कई दिनों तक, कई महीनों तक माफ़ी मांगता रहा, रातों में चीखता चिल्लाता रहा, मगर किसी को समझ में नहीं आता था कि आखिर वो आदमी किससे बात कर रहा है। लेकिन शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो आदमी मालकिन और उनकी बेटी से ही बात करता था जिसे उसने मार दिया था। हालांकि इसका खुलासा काफ़ी वक्त तक नहीं हुआ, मगर जब वो आदमी अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था तब उसने बताया कि उसने मालकिन और उसकी बच्ची को मारकर उसी कॉलोनी की मेन सड़क पर गाड़ दिया था, जिसके बाद वो कॉलोनी और वो सड़क हॉन्टेड हो गई। आज भी मालकिन और उनकी बच्ची की आत्मा उसी कॉलोनी और सड़क के बीच घूमती है और जो भी आदमी इस कॉलोनी में मकान खरीदता है वो भी जिंदा नहीं बचता, क्योंकि मालकिन कभी खुश नहीं रही तो वो किसी और को भी खुश नहीं रहने देगी। ये सुनने के बाद सुरेश दा के होश ठिकाने आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि जो लास्ट कॉल था वो सच में एक भूत का था। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती कि वो सच में वो भूत का कॉल था या किसी और का, मगर सुरेश दा को कहीं ना कहीं अंदर से लगता था कि वो कॉल एक भूत का ही था। पहली बार सुरेश दा ने एक भूत का कॉल अटेंड किया था और यही बात उनको घर कर गई। धीरे धीरे वो इस बात को भूलने की कोशिश करते, कहीं ना कहीं वो बात हमेशा गूंजती रहती और एक वक्त ऐसा आया कि सुरेश दा ने आरजे का काम छोड़ दिया और अपने गांव चले गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं वीर जल्द मिलूंगा ऐसी कहानी के साथ, और कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द मिलूंगा ऐसी एक और अचरज कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।